हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म U2S कैरियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, SST यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर जो है कृषि, बहुत ही दमदार तरीके से पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है। पार्ट 1 में आपको मिलेगा पार्ट 2। आज के सेशन में हम कवर कराएंगे पार्ट 2 में, और आज ही चैप्टर को खत्म करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको फर्स्ट जो पार्ट है समझ में आया होगा। जो लोग भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखें, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देख लें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग उसे जाकर वहां से देख सकते हैं। और जो भी जिनको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया है, कृषि क्या है, कृषि की प्रणाली, कृषि कैसे किया जाता है, कुछ मुख्य फसलें, इन सब के बारे में वहां पे डिटेल में चर्चा की है। जिनको ये पसंद आया है वीडियो, जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बिना देरी किए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम सेकेंड पार्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। काफी पढ़ चुके थे। बागवानी फसलें पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम पढ़ेंगे अखाद्य फसलें, यानी खाद्य फसलें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें जो खाने योग्य ना हो, जैसे कि मान लीजिए रबड़ है, रबड़ के बारे में पढ़ेंगे। और रबड़ की बोने में, यानी रबड़ को उगाने में वहां पे वर्षा कितनी चाहिए, इस चीज को जानेंगे। और रबड़ का उत्पादक राज्य कौन कौन सा है, हम इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और एक बात और, जो बच्चे अगर इस पीडीएफ को चाहते हैं कि हमें पीडीएफ मिल जाए, वीडियो देखने के साथ साथ हमें पीडीएफ मिल जाए रिवीजन के लिए, तो आपको क्या करना होगा, हमारे जो एप्लीकेशन है U2S कैरियर इंस्टीट्यूट, आपको उसे डाउनलोड करना होगा। वहां से आप लॉगिन करेंगे और वहां पे फ्री सेक्शन में जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकेंगे। और वहां पे आपको सारे जो पीडीएफ है आपको फ्री में दिया जा रहा है। वहां पे कोई भी आपका चार्ज नहीं लग रहा है, तो आप उसमें देखकर घबराएंगे नहीं, क्योंकि उसमें तुरंत चार्ज वाला आता है। तो आप उसमें फ्री सेक्शन दिया गया होगा, वहां से आप फ्री सेक्शन में जाएंगे और फ्री सेक्शन में क्लास 10th का जो मटेरियल है वहां फ्री में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक है अपना अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें में अपना जो पहला है रबड़ है। रबड़ जो है, रबड़ के बारे में जानेंगे। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ये कहाँ की फसल है भाई, तो याद रखेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो कि उद्योगों में प्रयुक्त होता है। यानी यह एक कच्चा माल है जो कि उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह कहाँ पे उगा, कहाँ का, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र का फसल है, तो आप याद रखेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है। इसको उगाने के लिए क्या चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, इस चीज पर आप लोग फोकस करेंगे। और अपना जो पेन कॉपी लेकर बैठे हैं उस पर आप लोग थोड़ा बहुत लिखते जाएंगे। बाकी आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, आप लोग अपने हैंड रिटन जो नोट्स होता है, जो शॉर्ट्स नोट्स होता है, ताकि एक बार देखे रबड़ के बारे में तुरंत आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे बस इतनी चीजें पढ़नी है। तो आप लोग लिखते भी जाएंगे। वहां पे जो वर्षा है, आपको इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी इसको उगाने में आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, 25 डिग्री सेल्सियस में अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी इसको बोने के लिए आपको पता है, आप इस फैक्ट को याद रखेंगे, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता है। और जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आप लोग अपने नोट्स में, अपने कॉपी में नोट भी करते जाएंगे कि इसकी आवश्यकता तापमान की, वर्षा की और कैसी जलवायु की आवश्यकता होनी है। देखेंगे अब यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रबड़ का उत्पादक राज्य कौन कौन सा है। रबड़ कौन कौन सा राज्य उत्पादन ज्यादा करता है। जैसे आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े थे कि गेहूं और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो राज्य करता है वो पंजाब और हरियाणा। आप लोग सुने, देखे हैं उस चैप्टर को। अगर फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं
तो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका रिलेट करता है चैप्टर। जो टॉपिक है सारे टॉपिक से रिलेट करते हैं, तो उस टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा, उस पार्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी रबड़ का उत्पादक राज्य कौन कौन सा है हम देखते हैं। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। यानी रबड़ का जो उत्पादक राज्य है, इन सारे राज्यों को यहाँ पर याद रखेंगे, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो इसके रबड़ के हम क्या पढ़े, रबड़ के बारे में पढ़े, वहां की वर्षा के बारे में पढ़े और रबड़ का उत्पादक राज्य के बारे में पढ़े। तो यहाँ से जो आपको पता लग रहा होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक सारे डिटेल में पढ़ा रहे हैं। भले यूट्यूब पे है, हम अदर चैनल के जैसे नॉर्मल या कुछ ही पलों में खत्म करने वाले नहीं है। भले टाइम लगेगा, लेकिन आपको पूरा डिटेल में आपको फ्री में पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, कपास के बारे में। कपास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कपास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि कपास क्या होता है और वहां की मृदा कैसी चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कपास क्या होता है। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। यानी जो भारत है, भारत में कपास के पौधों को उगाया जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। यानी आपको बता दें कि सूती जो वस्त्र बनाया जाता है, यही कपास से ही स्टार्ट होता है, कपास से उगाया जाता है। एक कच्चा माल है, कच्चे माल को हम तैयार करके अलग अलग तरीके के जो सूती वस्त्र होते हैं उसको बनाया जाता है। यानी हमें कपास जो है कपास से हम अलग अलग वस्त्र को बनाते हैं। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। यानी जो आप देखें, जो चीन है सबसे पहले नंबर पे है। यानी कपास का जो उत्पादन है सबसे पहले नंबर पे है कौन है, चीन है। दूसरे नंबर पे कौन है, भारत है। दूसरे नंबर पे कौन है, भारत है। इसी तरह से हम कल पढ़े थे चावल के बारे में। चावल भी सबसे पहला नंबर पे चीन था, सेकंड नंबर पे भारत था। हम लोग कल पढ़े थे गन्ना के बारे में। गन्ना में फर्स्ट नंबर पे ब्राजील था, सेकंड नंबर पे भारत था। तो इस चीजों को भी याद रखेंगे, ये फैक्ट होता है। इस चीजों को यदि आप याद रखते हैं तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने में हेल्प मिलता है और आप अच्छे तरीके से लिख पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। यानी दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादक के लिए उपयुक्त होता है, मानी जाती है। यानी ये जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में कपास को हम बहुत ही अच्छे तरीके से उगा पाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में उगा पाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कपास को कहां पे उगाया जाता है, काली मिट्टी में। ठीक है, हम थोड़ा बहुत जाने कपास के बारे में जाने हैं और हम जानेंगे कपास का किस टेम्परेचर पे, किस तापमान पे बोते हैं। और दूसरी बात जानेंगे कपास का उत्पादक राज्य कौन कौन सा है, वो कौन से प्यारे अपने जो राज्य हैं जहां पे कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। तो हम बात करेंगे तापमान की। तो इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए या सिंचाई 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी आप लोग सुने होंगे जो तापमान होता है, जैसे जो ठंडी होती है ना उसमें पाला ओस टाइप में पड़ता है ना, तो ऐसी वाला थोड़ा बहुत चलना रहना चाहिए। इस टाइप के तापमान में कपास जो होता है बहुत ही अच्छा से होता है। यानी थोड़ा सा खिली भी धूप भी हो और पाला रहित हो, 210 पाला रहित हो। तो इस तरह के तापमान में जो कपास होता है बहुत ही अच्छे तरीके से उगाया जाता है। और हम बात करेंगे ऐसे कौन से जो राज्य हैं, कपास के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं जहां पे हम कपास को उगाते हैं। तो कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश
कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यानी ये सब राज्य भी कपास का उत्पादन करते हैं। यानी आप लोग जो सूती कपड़े पहनते हैं, यानी अगर हम कपास का उत्पादन ज्यादा करेंगे तो बाजार में, मार्केट में सूती वस्त्रों का उत्पादन क्या होगा, ज्यादा बिकेगा। यानी जो सूती वस्त्र होता है इन कपास से बनाया जाता है। तो याद रखेंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से राज्य में है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब, हरियाणा के साथ साथ अपना प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश भी है। यह खरीफ की फसलें हैं, यानी ये खरीफ की फसल है। आप याद रखेंगे कौन कौन से खरीफ फसल है। कल के लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। तो यह खरीफ की फसल है और इसे पक कर तैयार होने में लगभग 6 महीने लगते हैं। यानी लगभग 6 मंथ्स की आवश्यकता होती है एक अपने कपास को रेडी होने में। तो आपने कपास के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा, कपास का टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, किस टेम्परेचर में बोना चाहिए, कपास का उत्पादक राज्य पढ़े और कितने समय में कपास तैयार होता है। हम इन सारे फैक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जूट के बारे में। जूट के बारे में पढ़ेंगे। जूट के लिए एक अच्छी जल निकासी वाला बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। यानी कह रहा है कि जूट के लिए क्या चाहिए, अच्छी जल निकासी चाहिए। यानी हमें उसमें जल की आवश्यकता होती है, निकासी वाली बाढ़ के मैदान की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। जूट के मुख्य उत्पादक हैं पश्चिम बंगाल। कहाँ पे ये उसका उत्पादक राज्य है, जो पश्चिम बंगाल में जूट बहुत ही अच्छे उगाया जाता है और बिहार में, असम में, उड़ीसा और मेघालय में भी जूट उगाया जाता है। तो आप कपास के बारे में पढ़े, जूट के बारे में पढ़े। आइए हम आगे देखते हैं जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है सस्यावर्तन। जो भी फसल के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं, अब जो थोड़े बहुत फैक्ट हैं उन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, सस्यावर्तन क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं जो भूमि की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें बदल बदल कर बोना। यानी इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी इसकी उत्पादन, किसी भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें बदल बदल कर बोना। यदि हम फसलें को बदल बदल कर बोते हैं तो हमारा उत्पादन जो होता है फसलों का बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी देखे होंगे बहुत सारे जो किसान भाई हैं बोते हैं फसल, बट उनकी उपजाऊ जो फसल होता है बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है। यानी इसी कारण से नहीं होता है। उस भूमि को क्या करना पड़ेगा, किसी भी टुकड़े को, फसल को बदल बदल के यदि बोते हैं तो फसल की जो उपजाऊ होगी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से जो सस्यावर्तन है, इस तरह से आप समझ सकते हैं सस्यावर्तन क्या होता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चकबंदी। चकबंदी आप लोगों ने सुना होगा, जो भी गांव में है चाहे शहर में, सब लोगों ने इन सब के बारे में जानते हैं। चकबंदी के बारे में जो नहीं भी सुने हैं आज हम समझ लेंगे कि चकबंदी क्या होता है। बिखरी हुई कृषि जोतों को, जैसे गांव में या ऐसे कहीं भी जो बिखरी हुई खेत, जैसे हुई कृषि जोतों, मतलब जो खेती करने योग्य होता है लेकिन क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना। आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना, जो बिखरी हुई खेत है उसको हम जोत में लाकर, यानी किसी न किसी व्यक्ति को देकर उसे क्या बनाएं, लाभप्रद बनाएं, उसमें खेती करें, उसे ऐसे ही मत छोड़ दें। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो चकबंदी कहलाता है। जो भी बिखरी हुई बिखरी हुई खेत है, कृषि वाली खेत है, उसको, खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाएं। आर्थिक रूप से लाभप्रद कब बनेगा, जब उस खेतों में हम फसल उगाएंगे। जब हम फसल उगाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, लाभप्रद होगा। तो जो बिखरी हुई खेत हैं उनको लाभप्रद बनाने के लिए हम यूज करते हैं
नेक्स्ट, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बारे में। हरित क्रांति क्या होता है और श्वेत क्रांति क्या होता है, अभी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हरित क्रांति। हरित क्रांति होता क्या है? अगर हम हरित क्रांति के जनक की बात करें तो भारत में MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। हम भारत में बात करें, MS स्वामीनाथन है। और इसमें क्यों लाया गया, इसके बारे में जानेंगे, हरित क्रांति के बारे में जानेंगे। कृषि में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, यानी जब हरित क्रांति आया तो उसमें अधिक उपजाऊ बनाने के लिए हरित क्रांति क्यों आया? जो खेतों में हम फसल बो रहे थे, अधिक उपजाऊ बनाने के लिए क्रांति को लाया गया। उस समय अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया, आधुनिक तकनीकी का यूज किया गया, अच्छी खाद या उर्वरक का प्रयोग करने से कुछ फसलों, विशेषकर गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। यानी उस समय फसलों को उगाकर, ऐसे कौन सा फसल है, जैसे गेहूं को उत्पादन में वृद्धि में लाकर उसे क्या बोलते हैं? हरित क्रांति नाम दिया गया। यानी एक शब्द में ऐसे बोले तो फसलों को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए हरित क्रांति लाया गया। वो कौन सा फसल है? तो गेहूं फसल को हम उगाकर उत्पादन में अधिक उत्पादन के लिए लाया गया, उसे वो क्या बोलेंगे? हरित क्रांति। हरित क्रांति की हानियां क्या हुई? क्योंकि हरित क्रांति में क्या करते थे लोग? अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करते थे और आधुनिक तकनीकी का यूज करते थे। तो क्वेश्चन पूछा इसमें, टॉपिक है हरित क्रांति की हानियां। हरित क्रांति की हानियां के बारे में जानेंगे। क्या हानियां हुई? अत्यधिक रसायनों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो गया। यानी इतना ज्यादा फसल को बढ़ाने के लिए, फसल को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए इतने ज्यादा रसायनों का इतना ज्यादा यूज किया गया कि भूमि का निम्नीकरण हो गया। ठीक है, यानी भूमि खराब हो गई। दूसरी बात है, सिंचाई की अधिकता से जल स्तर नीचा हो गया। भाई इतना ज्यादा सिंचाई करने लगे लोग, फसल को अधिक उगाने के लिए, फसल अधिक उपजाऊ बनाने के लिए इतना ज्यादा सिंचाई करने लगे कि जल की स्तर नीचा हो गया, यानी जल की मात्रा कम होने लगी। तो देख रहे हैं हरित क्रांति की जो ये सारी हानियां हैं। लोग सोच रहे थे कि हम उर्वरक ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा फसल तो हो गया अच्छा, लेकिन हानियां भी उसके साथ साथ हैं। जो जमीन है, धरती है, ज्यादा खाद यूज करेंगे तो क्या होगा? उसकी क्षय हो जाएगी। दूसरी बात, अगर ज्यादा क्या बोले कि ज्यादा पानी का यूज, अगर ज्यादा पानी का यूज करेंगे तो जल स्तर क्या हो गया? नीचा हो गया। जैव विविधता समाप्त हो रही है। अमीर और गरीब किसानों के मध्य अंतर बढ़ गया। यानी जो अमीर है वो और अमीर होता गया, जो गरीब है और गरीब हो, क्योंकि इसमें जो अमीर है उनकी खेती जो करते थे और ज्यादा होने लगी। जैसे जो गरीब है, गरीब किसानों के मध्य अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनका जो भूमि की जो उपजाऊपन है वो कम हो गई। जैसे उनका क्या क्या हानि आई? जैसे रसायनों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो गया, सिंचाई की अधिकता से जल स्तर नीचा हो गया, जैव विविधता समाप्त हो रही है और अमीर और गरीब किसानों के मध्य अंतर बढ़ गया। तो यहाँ से अगर पूछता हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति की हानियों के बारे में, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन में। हरित क्रांति क्या था? हम गेहूं के उत्पादन में, तो श्वेत क्रांति किस संबंधित है? दूध के उत्पादन में वृद्धि के कारण, वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारने का प्रयोग, यानी दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए। यानी श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यानी इसकी वृद्धि के लिए ये श्वेत क्रांति बनाई गई थी, श्वेत क्रांति आई थी। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, इसमें हम जानेंगे क्या भारत में कृषि का कितना महत्व है।
तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पे खेती करी ही जाती है। बहुत ज्यादा लोग, लगभग दो तिहाई कहने का मतलब 66% लोग जो भारत की जनसंख्या है उस पे कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 2/3 आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर सीधे निर्भर करती है, और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है। यानी कृषि को हम छोड़ नहीं सकते हैं। कृषि क्या है, एक मुख्य भाग है पूरी भारत के लिए। कृषि जो है, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत को क्या बोला जाता है, भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। और यह सकल घरेलू उत्पाद का 26% है। यह देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगर जो किसान भाई हैं अगर अच्छे तरीके से खेतों में काम ना करें, फसल ना उगाएं, तो जो भी लोग शहर में रहते हैं उन लोगों को खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। यानी जो किसान काम करते हैं, जो हमारे लिए फसल उगाते हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करके उत्पादन करते हैं, जो कि हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और उद्योगों के लिए कई कच्चे माल का उत्पादन करता है। यानी जो भी फसल है, जो भी कृषि है, कृषि से हम बहुत सारे कच्चे मालों का उत्पादन करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा था कि गन्ना से हम क्या करते हैं, चीनी बनाते हैं। जो अभी आपने पढ़ा है कपास से हम सूती वस्त्रों का उत्पादन करते हैं। तो बहुत सारे जो लाभ है, कृषि बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो इसकी अगर महत्व पूछे तो महत्व में आप लोग ऐसे बनाकर बहुत अच्छे से लिख देंगे, और एग्जाम में बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। जो भी बातें अगर हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ी बहुत भी बातें अगर फैक्ट याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। जैसे क्या बात याद आएंगी आपको कि सर ने बताया था कृषि एक प्रधान देश है, और वहां पे लगभग 2/3 भाग, जो 2/3 आबादी के जो आजीविका होती है कृषि पर ही डिपेंड करती है। तो ये जो फैक्ट है ना, ये डालना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद से बनाकर लिखेंगे, जो भी बनाकर लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। लेकिन जो फैक्ट है कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा, फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। किसानों के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए फसलें उगाते हैं। आपको मैंने कल बताया था कि जो स्वयं के उपभोग के लिए जो खेती करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी अभी देख रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि हम क्या करते हैं। जो स्वयं के उपभोग के लिए, हम केवल अपने लिए, जो जीवन यापन के लिए, कौन सी ऐसा कृषि है जो जीवन यापन करने के लिए जो किसान जो है करते हैं, छोटे टुकड़े पर करते हैं, मैंने कल बताया था, वह है आपका निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि। तो आप लोग जरूर फर्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे तो ये वाले जो लेक्चर है बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो जो भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाला चैप्टर का लिंक है, जाके पहले फर्स्ट चैप्टर को देखो। ये भी फ्री में है, आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है, आपको फ्री में है, जरूर देखो, उसका लाभ उठाओ। सारे क्वेश्चंस को हम एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको कराएंगे। तो जो भी बच्चे अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें जाकर पहले देखें, और जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं उसे जाकर पहले डाउनलोड कर लें, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए, आप लोग घर पे अच्छे से उसे पढ़ सकें। इसकी विशेषताएं क्या है कि विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियों में पशु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कृषि में हम केवल खेती नहीं, जो पशुपालन होता है, पशुपालन भी एक कृषि का ही महत्वपूर्ण भाग है। यानी उसकी विशेषताएं हैं कि विभिन्न प्रकार की जो कृषि गतिविधियां में पशु की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, यानी पशुपालन भी आवश्यकता है। किसान मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर करता है, यानी जो भी किसान लोग हैं वो मानसून पे निर्भर रहते हैं। यानी अगर जिनके पास खेती कम है, आप लोग कल ही बताया था कि जो निर्वाह कृषि होती है वो लोग मानसून पर निर्भर करते हैं। अगर बरसात होगी तो जल्दी से हम खेती कर लेंगे, नहीं होगी थोड़ा बहुत वेट करते हैं, 2-4 दिन में मानसून आ ही जाता है और उस समय अपना खेती को कर लेते हैं। लेकिन जो वाणिज्यिक कृषि होती है वो बाजार में बेचने के लिए,
जैसे मान लीजिए कि रोपण कृषि में बताया था कि जो कॉफी है, चाय है, रबड़ है, गन्ना है, ये आपके रोपण कृषि में आता है। रोपण कृषि क्या है? एक वाणिज्यिक कृषि है। तो वाणिज्यिक कृषि के लिए आपको बड़े खेत और बड़े जमीन की आवश्यकता होती है और बड़े श्रम की आवश्यकता होती है, जो कि हम केवल बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं, वे अपने माध्यम से भी करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपको कल मैंने पढ़ाया था निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, एक बार जरूर देखेंगे उसको, उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभाव, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय किसानों को इन उत्पादों के लिए अस्थिर कीमतों के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिनमें साल दर साल बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव आते हैं। यानी क्या प्रभाव पड़ा भारतीय कृषि पर? भूमंडलीकरण के प्रभाव, भूमंडलीय के प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर और घरेलू स्तर पर कृषि उत्पादकों की कीमतों पर व्यापार उदारीकरण का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य देश किन नीतियों का पालन करते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और ऐसे जगह एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ के लिख सकते हैं। प्रमुख कृषि वस्तुओं के निर्यात को उदार बनाया गया, इसमें ध्यान देंगे। यानी जो प्रमुख कृषि वस्तुएं के निर्यात के लिए, यानी जो भेजने के लिए हम एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजते हैं, एक राज्य से दूसरे देशों में भेजते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा साधन बनाया गया। फसलों की उच्च उपज बड़ा परिवर्तन हुआ, यानी फसलों की उच्च उपज बड़ा परिवर्तन हुआ। इन नवाचार बुनियादी ढांचे में निवेश, क्रेडिट, विपणन और प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ आधुनिक आदानों के उपयोग में उल्लेखित वृद्धि हुई। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसे कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करेंगे भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उदारीकरण। भारत में घटते हुए खाद्य उत्पादन, यानी खाने योग्य के जो उत्पादन होता है उसके लिए उदारीकरण। गैर कृषि उपयोग के साथ साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी हुई, यानी जो गैर कृषि है, गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी हुई। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अधिक उपयोग के कारण उपनाह धंतों में कमी हुई। असक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन के जल क्रांता और लवणता की समस्या को उत्पन्न किया। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भौम जल स्तर गिर गया, इससे कृषि लागत में बहुत ज्यादा क्या हुई? वृद्धि हुई और अपर्याप्त भंडारण क्षमता का बाजार का अभाव हुआ। तो इसमें खाद्य उत्पादन के उदारीकरण के बारे में पूछेगा तो आप लोग इतने टॉपिक्स को लिख देंगे। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक बार पढ़ते हैं, घर पे एक बार जरूर देखेंगे और शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, फिर आपका सारी चीजें इसमें से समझ में आ जाएगी। भारत में किसानों के सामने चुनौतियां, यानी भारत में यहाँ से एक टॉपिक मस्त है, भारत में किसानों के सामने कौन सी चुनौतियां आई उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली जो बात है मानसून की अनिश्चितता, यानी मानसून की अनिश्चितता रहती है, कोई निश्चित नहीं है कि कब बारिश होगी, तब किसान अपना काम करेंगे। इनको बीच बहुत ज्यादा चुनौतियां होती हैं, वे इंतजार करते हैं। जो भी गहन निर्वाह कृषि वाले होते हैं, गहन कृषि वाले होते हैं, वो बारिश यानी मानसून पे डिपेंड करते हैं। तो इनकी चुनौती क्या आती है कि वो मानसून की अनिश्चितता पर होते हैं। गरीबी और ऋण का दूध का शहरों की ओर पलायन करना, जैसे गरीबी और ऋण का दूध का शहरों में की ओर, यानी दूध का शहरों की ओर क्या करना? पलायन करना, यानी जो भी दूध है वो शहरों की ओर भेजना। किस तरीके से भेजेंगे? वो अपने गांव में है और उसको शहरों की तरफ भेजना, जैसे उसकी पैकिंग करना, बहुत अलग अलग तरीके के। आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे दूध हैं अलग अलग कंपनियों के,
तो इसको शहरों में भेजना, वो गांव में रहते हैं, अपना दूध तो उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्हें शहरों में भेजना, शहरों में बेचना, ये चुनौती होती है। सरकारी सुविधाओं तक पहुंच में कठिनाई और बिचौलिए, यानी जो भी सरकार किसान होते हैं वो सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी इनके सामने नहीं हो पाती है। बहुत से ये सारी चुनौतियां हैं जो कि किसान भाइयों को झेलना पड़ता है, किसान को झेलना पड़ता है। अगला देखेंगे भारत में कृषिगत सुधारों के उपाय, यानी इसके कृषिगत सुधारों के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। अच्छी सिंचाई व्यवस्था, भारत में कृषिगत क्या क्या सुधार हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। अच्छी सिंचाई व्यवस्था, जैविक खाद, आधुनिक कृषि यंत्र आदि का उपयोग करना। कैसे सुधार लाएंगे, यानी इस समय अगर क्या उपाय है कि कृषिगत सुधार आएगा तो अच्छी सिंचाई करने की व्यवस्था हो जाए, जैविक खाद की व्यवस्था हो जाए, आधुनिक कृषि यंत्रों की व्यवस्था हो जाए। इन सब का यदि उपयोग हम करेंगे तो कृषिगत सुधार आएगा, कृषि में सुधार आएगा, फसल बहुत ही और अच्छे तरीके से होने लगेगी। हम बात करेंगे किसानों की प्रत्यक्ष सहायता करें, यानी किसानों को यदि हम प्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं तब भी वो लोग बहुत से अपने फसलों को अच्छे से उगा पाएंगे। बैंक खाते में सहायता रकम का सीधा पहुंचना, इन सब के बारे में हम अच्छे से कर पाएंगे। सरकारी सहायता, सस्ते ऋण, यानी उनको सरकारी सहायता आवश्यकता होती है, अगर फसल को ज्यादा उगाना है, अगर उनके सस्ते ऋण जो कर्ज होते हैं, जैसे कम खर्च पे कम जो ऋण होती है, जो ब्याज होता है कम देगी सरकार तो और अच्छे से कर पाएंगे। बिजली पानी की सुलभता, उनके लिए बिजली और पानी की अगर अच्छे से सुलभता अच्छे से मिले तो बहुत अच्छे से कृषि में सुधार हो सकती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और इसे अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो अगर पूछता है भारत में कृषिगत सुधारों के उपाय, क्या क्या सुधार कर सकते हैं, तो हम सिंचाई अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं, जैविक खादों का उपयोग कर सकते हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता दिलाएंगे बैंक से, बैंक खाते में सहायता रकम का सीधा पहुंचना, अगर पैसे आते हैं सीधे उनके खातों में जाए, सरकारी सहायता, सस्ते ऋण, भारत में बिजली पानी की सुलभता, ये है आपके उपाय ताकि जो भारत में कृषि और अच्छे से हो पाए। बाजारों तक सुगमता, बाढ़, सूखे, चक्रवात, आग, कीट आदि से बचाव के लिए फसल बीमा। अगर आपके यहाँ बाढ़ आ रहा है, सूखा, चक्रवात, आग, कीट आदि से बचाव के लिए फसल बीमा, यानी ये सब अगर मान लीजिए हम फसल बोए हैं, बाढ़ आ गया, बाढ़ आने से क्या हो गई, फसल तुम्हारी नष्ट हो गई, तो क्या करेंगे, उसके लिए बीमा करें, बीमा की व्यवस्था करें कि जो फसल नष्ट हुई है सरकार उसकी भरपाई करे, सरकार उसे दे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ग्रामीण बैंक, किसान कार्ड आदि की व्यवस्था करे। कृषि संबंधी शिक्षा, देखिए ये सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, कृषि संबंधी शिक्षा, यानी हम कृषि संबंधी शिक्षा को देंगे तो बहुत सारे लोग एक अच्छे तरीके से अगर पढ़ लिख के खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी उपजाऊ होती है। अगर नॉर्मल ऐसे एक प्रक्रिया होता है और उस प्रक्रिया से हम काम नहीं करेंगे तो फसल उतना अच्छा नहीं होगा। तो जो भी पढ़े लिखे होते हैं, जैसे आप लोग समझ गए कि कृषि की प्रक्रिया क्या क्या होती है, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, यदि आप उसे जानते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप उसे कर पाएंगे। मौसम संबंधी जानकारी देना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सेमिनारों का आयोजन करना, आम किसानों की पहुंच उन तक होना, कृषि विद्यालय, विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और उपयोग करना, अगर हम करेंगे तो हमारी जो फसल होगी बहुत ही और अच्छे तरीके से होगी। सरकार द्वारा किसानों के हितों में किए गए संस्थागत सुधार, यानी फसलों की बीमा सुविधा देना। हम क्या क्या सुधार ला सकते हैं, यानी हमें पता है कि हम फसलों की बीमा की सुविधा दे दें, सहकारी बैंकों की विकास दर, किसानों की ऋण सुविधा दे दें, फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना,
मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना, यानी ये सब अगर हम सुविधा मिल जाए तो फसल बहुत अच्छे से हो सकेगी। किसानों के हितों में ये सारी चीजें होना चाहिए। कृषि संबंधी नवीन तकनीकी औजार, उर्वरक आदि संबंधी कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारित करना। आप यदि इन सारों चीजों पे करेंगे तो लोग इसे सुनकर टीवी पर, यूट्यूब पे, सभी जगह सुन के बहुत ही अच्छे से उसमें काम करते हैं और फसल को बहुत अच्छे से उगाते हैं। तो इस पे काम करना। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर होता है समाप्त होता है। आपको सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोग यहाँ तक बने रहे, आप लोग यहाँ तक समझे सुने। जो भी स्टूडेंट आपके क्लास के हैं या पूरी इंडिया की बात करें तो जो भी अगर देख रहा है बच्चा, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, यानी आप उन लोगों से आगे हैं। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो जरूर आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप कृषि चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आप इसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और आप इसे प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ से आपको जरूर लाभ मिलेगा। चाहे वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो बच्चा यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, कहीं का बच्चा हो, यदि उस चैप्टर में कृषि है तो कृषि चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। तो एक बार लाइक कीजिए और जरूर अपने सारे दोस्तों को शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड करेंगे, अपने जो व्हाट्सएप में ग्रुप है उसे सेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए देखने के लिए धन्यवाद। आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जो भी आपको चैप्टर देखना होगा एक बार जरूर कमेंट करेंगे तो आपको वो चैप्टर जरूर मिलेगा। अभी के लिए धन्यवाद।